हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 का जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 में डील किया गया है। सेक्शन 14 टू 44 तक जनरल एक्सेप्शन को डिस्कस किया गया है। जनरल एक्सेप्शंस होता क्या है? जनरल एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस है जो इस भारतीय न्याय संहिता में कोई भी कार्य, कोई भी एक्ट करते हैं या अनलॉफुल ओमिशन करते हैं तो वो ऑफेंस होता है। लेकिन कौन सा एक्ट और अनलॉफुल ओमिशन ऑफेंस नहीं होगा, उसके बारे में जो डील करता है उसी को जनरल एक्सेप्शंस कहते हैं। जनरल एक्सेप्शंस दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो जनरल एक्सेप्शंस हैं, उसी के अंडर में एक प्राइवेट डिफेंस का भी पार्ट बटा हुआ है। उसको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है, सेक्शन 14। सेक्शन 14 डील करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ये सेक्शन जो है वो पहले सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी में था। तो ये क्या कहता है, कोई भी जो एक्ट है जो किसी पर्सन के द्वारा किया गया है, जो बाउंड है और जो जिसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, मतलब फैक्ट मिस्टेक हो गया, लॉ नहीं तो, और उसको फैक्ट मिस्टेक हो गया किस बारे में, उसको लग रहा था कि हम बाउंड बाय लॉ हैं, उसका ये फैक्ट मिस्टेक हो जाता है तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है क्या सेक्शन क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए पर्सन हु इज़ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ believes himself to be bound by law to do it। अब इसमें क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस, मतलब जो कार्य के बारे में बताएगा आगे वो ऑफेंस नहीं होगा विच इज़ डन बाय ए पर्सन, कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी कार्य होता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। कौन सा एक्ट नहीं होगा कि हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसके पास एक रीज़न है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब कोई भी बात है उसमें उसको लगता है कि ये ऐसे होता है या मिस्टेक हो गया है, उसको कहते हैं नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। अब यहाँ पे दो चीज़ पढ़ लेते हैं। दो चीज़ क्या है कि दो डॉक्ट्रिन है। दो डॉक्ट्रिन है, वो है इग्नोरेंसिया फैक्टी डॉथ एक्जुसात। इसका मतलब होता है कि जो फैक्ट को इग्नोर करता है, मतलब उससे फैक्ट में गलती हो जाती है तो वो फैक्ट माफ़ किया जा सकता है। लेकिन इग्नोरेंसिया इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्जुसात। इसका मतलब होगा कि जूरिस लॉ लॉ का जो इग्नोरेंस है वो एग्जिक साथ नहीं है, मतलब उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि इग्नोरेंस रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब फैक्ट का मिस्टेक हो जा सकता है लेकिन लॉ का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उसको लगता है कि वो बाउंड बाय लॉ है। बाउंड बाय लॉ का मतलब जो है, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 15 में दिया गया है बीएनएस के। इसका मतलब होता है कि उसको कोई कार्य जो है वो लॉ में उसको करना ज़रूरी है तो उसको बाउंड बाय लॉ कहते हैं। और गुड फेथ जो यहाँ पे दिया हुआ है, लॉ इन गुड फेथ, ये सेक्शन 2 क्लॉज 11 में दिया गया है। इसका मतलब होता है कि ड्यू केयर एंड अटेंशन लेना, मतलब कोई भी कार्य जो किया गया है वो केयर और अटेंशन जितना चाहिए होता है उतना वो लिया होगा, उतना लेते हुए अगर वो कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर देता है जो कि बाउंड बाय लॉ है वैसा करना, तो वो ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। इसको इलस्ट्रेशन से समझ लीजिए। जैसे एक सोल्जर है, उसको ऑर्डर दिया गया है एक सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा, उसका जो ऑफिसर है उसको ऑर्डर दिया है कि क्या दिया है कि उसको कि गोली चलाओ, तो फायर करने का ऑर्डर दिया। तो यहाँ पर सुपीरियर जो है उनका वो ऑर्डर करता है, कमांड करता है। तो यहाँ पर बाउंड बाय लॉ होता है कि वो अपने सुपीरियर का बात माने, तो इसलिए वो फायर किया। तो यहाँ पर फायर करने से अगर किसी की मौत हो जाती है या कुछ भी होता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। इसी का दूसरा एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। इसका मतलब है एक ऑफिसर जो था उसको कोर्ट कहे कि जाके वाई को अरेस्ट करो, लेकिन वो सारा इंक्वायरी करता है और उसको लगता है कि जेड जो आदमी है वो है ना वाई है, मतलब वो दूसरे व्यक्ति को वो समझ लेता है, जिसको वो अरेस्ट किए करना है वो समझ लेता है। तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और ड्यू इंक्वायरी भी किया है। तो ड्यू इंक्वायरी मतलब यहाँ पर गुड फेथ वाला जो चीज़ है वो ड्यू इंक्वायरी आपका होगा यहाँ पे। तो वो ड्यू इंक्वायरी करने के बाद भी उसको लगता है कि जो जेड था, मतलब जिसको अरेस्ट करना था, वो दूसरा आदमी को समझ लेता है, इस कारण से वो दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर भी वो जो ऑफिसर होगा वो कोई ऑफेंस नहीं करेगा, मतलब उस पर कोई ऑफेंस का चार्ज नहीं लगेगा।
अब यहाँ पे सेक्शन 17 जो कि 14 के साथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बाउंड बाई लॉ था, ये जस्टिफाइड बाई लॉ है। तो सेक्शन 17 कहता है एक्ट डन बाई अ पर्सन जस्टिफाइड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिज सेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ। इसका मतलब होगा कि वो जो एक्ट करेगा वो जस्टिफाइड इन लॉ है, मतलब लॉ में ऐसा कहा जाता है कि ये काम करना है, इसलिए वो जस्टिफाइड बाई लॉ। तो इसको सेक्शन 79 आईपीसी में पहले दिया गया था। तो ये क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाई लॉ और हु बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। देखिए यहाँ पे हर जगह आ रहा है बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब लॉ का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लॉ को आपको जानना जरूरी है, फैक्ट भले ना जाने लेकिन लॉ आपको जानना जरूरी है। ऐसा आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, कोई बहाना नहीं कर सकते कि मुझे ये लॉ तो पता ही नहीं था। हाँ, आप फैक्ट नहीं पता था ये बहाना कर सकते हैं, लेकिन लॉ नहीं पता था इसका कोई बहाना नहीं चल सकता है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उसको लगा कि ये है ना, ये कार्य जो कर रहे हैं, ये एक्ट जो हम कर रहे हैं वो जस्टिफाइड बाई लॉ है, लॉ में ऐसा दिया गया कि ऐसा करना है। तो उस केस में क्या होगा कि वो जो एक्ट किया गया है वो ऑफेंस नहीं होगा। इसका इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ देते हैं। ए सीज जेड commit that what appears to A to be a murder. A, in the exercise of the best of the judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murderers in the fact, seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self defense. अब इसमें क्या कहा गया है, अब यहाँ पे क्या है, ए देखता है कि जेड है ना कोई ऐसा काम कर रहा है जो ए को लगता है वो मर्डर कर रहा है, उसको लगता है कि जेड जो है मर्डर कर रहा है। तो ए क्या करता है कि उसको लगता है कि हर मर्डर को पकड़ना चाहिए, ये जस्टिफाइड बाई लॉ है कि कोई भी आदमी किसी को मार रहा है तो उसको वो पकड़ सकता है। तो वहाँ पे जस्टिफाइड बाई लॉ होने के कारण उसको ऐसा लगता है कि उसको करना चाहिए। गुड फेथ, इन गुड फेथ हर जगह लिखा हुआ है, मतलब ड्यू केयर लेना जरूरी है। ऐसे ही नहीं, जैसे आप कोई मर्डर करते देख रहे हैं तो आपको मतलब पता होना चाहिए वो सही में मर्डर कर रहा है या नहीं, गुड फेथ में होना चाहिए। आप पूरी तरह से जांच परख लें कि वो सही में वो कार्य कर रहा है कि, और वो उसको इसलिए पकड़ता है कि उसको एक अथॉरिटी के पास उसको दे सके, मतलब पुलिस ऑफिसर को दे सके। तो इस कार्य को करने में अगर वो ए उसको पकड़ रहा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस में अंदर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ऐसा हो सकता है कि जेड जो उसको मार रहा था वो सेल्फ डिफेंस में मार रहा था, लेकिन ए को तो नहीं पता था ना वो सेल्फ डिफेंस में मार रहा है, उसको लग रहा था कि मर्डर ही कर रहा है, तो इसलिए वो पकड़ रहे थे। अगर मर्डर को पकड़ रहे हैं तो वहाँ पर जस्टिफाइड बाई लॉ है, भले ही जेड वो सेल्फ डिफेंस में उसको मारा होगा, तो इसलिए ये एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। अब एक सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं। अगर कोई जज, मान लीजिए कोई जज जो है वो क्या करते हैं कि वो कोई एक्ट करते हैं, जैसे किसी को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि इसको पकड़ के लाओ और उसको पकड़ के रस्सी से बांध देते हैं। तो वो जो एक्ट है वो जुडिशियस नहीं है, वो जस्टिफाइड बाई लॉ नहीं है। वो जस्टिफाइड बाई लॉ तब होगा जब वो 2018 बीएनएस जो है उसके तहत वो काम कर रहे होंगे, जैसे मतलब उनके जुरिडिक्शन में होगा, उनके पावर में होगा उस जज के कि ऐसा वो कर सकते हैं, और जुडिशियसली जस्टिफाइड बाई लॉ होगा तभी वो एक्सेप्शन ले सकते हैं। अगर जज खुद पर्सनल मैटर में किसी को पकड़ के बांध देते हैं तो वो ये जो एक्सेप्शन था 17 का वो नहीं ले सकते, वो कैन नॉट क्लेम एक्सेप्शन। तो जितना पावर दिया गया है लॉ से, मतलब जस्टिफाइड बाई लॉ जो एक्ट है उतना है, चाहे वो कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो, जज हो, पुलिस हो या कोई भी हो, वो एक्स्ट्रा पावर नहीं यूज कर सकते हैं, वो जितना पावर दिया गया है उतना ही पावर यूज कर सकते हैं, इसलिए जस्टिफाइड बाई लॉ इस सेक्शन में लिखा गया था। अब सेक्शन 15 पे आ जाते हैं। सेक्शन 15 क्या कहता है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। अब पहले जो था वो उसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो सकता था, और यहाँ पे स्पेसिफिकली जज के लिए दिया गया, स्पेसिफिकली जज के बारे में कह रहा है, एक्ट ऑफ जज। वहाँ पे क्या था, जस्टिफाइड बाई लॉ। यहाँ पे 15 में जज के बारे में कहा गया कि अगर जज कोई भी कार्य जो करते हैं एक्टिंग जुडिशियसली मतलब होता है कि दोनों पार्टी को सुन के, या जैसे एक जज का काम क्या होता है दोनों पार्टी सुन के अपना फैसला सुनाए, तो वैसे अगर वो बिना नेचुरल जस्टिस ये सब करते हुए दोनों पार्टी को सुनते हुए अगर कोई भी डिसीजन देते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं इन एक्सरसाइज ऑफ इज पावर विच इज़ ऑफ गुड फेथ, इन गुड फेथ बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाई लॉ। उनको लगता है कि लॉ ऐसा पावर उनको दिया हुआ है कि ऐसा वो कर सकते हैं, और जुडिशली एक्ट करते समय तो वो एक्ट करने में उनको कोई ऑफेंस नहीं होगा। बाकी जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 है, उसमें भी जजेस को प्रोटेक्शन दिया गया है सिविल सूट के रिगार्डिंग। अब सेक्शन 16 जो है वो कहता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है पहले सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी में था, सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी में था। तो इसमें ये क्या कहता है, नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट
मतलब इन परसुएंस ऑफ होना चाहिए। कोई भी जो कार्य है वो इन परसुएंस होगा, किसके परसुएंस में, वारंट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा। अगर कोई भी जजमेंट दिया गया है और कोई भी ऑर्डर दिया गया है कोर्ट से और उससे रिगार्डिंग कोई भी काम किया जा रहा है, तो इफ़ डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स is an offense, notwithstanding court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that court has such jurisdiction. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी जो जजमेंट ऑर्डर दिया गया है वो ऑफेंस नहीं होगा, ये होने के बावजूद भी कि उस कोर्ट के पास उसके पास कोई जुडिक्शन नहीं था वो ऑर्डर या ये देने का, फिर भी अगर वो गुड फेथ में वो सोचते हैं कि उसके पास जुडिक्शन था, तो वो जो एक्ट होगा वो ऑफेंस नहीं होगा। अथवा जुडिक्शन नहीं भी हुआ फिर भी कोई कोर्ट या जजमेंट दिया गया उसके परसुएंस में कोई कार्य हो रहा है जो कि ऑफेंस है, लेकिन वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो गुड फेथ में ऐसा मानते हैं कि वो कोर्ट के पास जुडिक्शन था। अब आ जाते हैं सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 जो है वो कहता है एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। अब कोई भी लॉफुल एक्ट हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, तो ये जो सेक्शन था पहले सेक्शन 80 में था। अब ये सेक्शन क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन डूइंग ऑफ द लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, यहाँ पे क्या कहा है, पहली बात कि ऑफेंस जो होगा वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून से अगर हुआ होगा तो वो ऑफेंस नहीं होगा, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई आदमी गाड़ी ही चला रहा है एकदम रफ और वो जानता है कि मैं ऐसे चलाएंगे तो ऐसे मर जाएगा और लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए उसमें, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए तब। और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर और बाय लॉफुल मीन्स, और वो जो एक्ट किया जा रहा है वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए, मतलब वो ऑफेंस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो रहा है लेकिन वो अनलॉफुल एक्ट है। अनलॉफुल एक्ट से अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आदमी बंदूक लिया हुआ है, लाइसेंस नहीं है उसके पास और उससे गोली चल जा रही है, मिसफॉर्चून से उससे गोली चल जा रही है, तो बिना लाइसेंस का बंदूक रखना एक अनलॉफुल एक्ट हो गया मान लीजिए, और उससे गोली चल गई, तो यहाँ पर भी वो ऑफेंस माना जाएगा क्योंकि उसने तो लाइसेंस लिया ही नहीं हुआ है, वो बंदूक अनलॉफुली रखा हुआ है। और अनलॉफुल मैनर में ऊपर में अगर मान लीजिए गोली भी चला रहा है, हवाई फायरिंग कर रहा है, तो उस केस में भी वो ऑफेंस होगा। लेकिन अगर लॉफुल एक्ट कर रहा है, लाइसेंस्ड है बंदूक, और वो ऐसे ही हवा में फायरिंग नहीं कर रहा है, अनलॉफुल मीन्स से भी नहीं कर रहा है, वो बंदूक किस लिए दिया जाता है आदमी को, सेल्फ डिफेंस के लिए दिया जाता है, वो ऐसे ही दिखावा या ऐसे करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो सेल्फ डिफेंस में अगर वो कर रहे हैं और फिर गोली चल जा रही है तो वो नहीं माना जाएगा ऑफेंस। और प्रॉपर को केयर एंड कॉशन ये भी होना ज़रूरी है, प्रॉपर कि अच्छे से उस बंदूक को लॉक करके रखें। ऐसे नहीं है कि सीधे कहीं भी ऐसे ही पूरे बुलेट फुल हो उस गन में, लोडेड गन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोडेड भी गन हो तो उसको प्रॉपर एक होता है जो प्रॉपर तरीके से उसको रखा जाए, प्रॉपर केयर एंड कॉशन में साथ रखा जाए, तब उसको एक्सीडेंट माना जाएगा। और वो एक्सीडेंट जब हुआ या मिसफॉर्चून होगा तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आइए इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। एज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाई। Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. यहाँ पे क्या कहता है, ये जो नाम का व्यक्ति है वो एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, तो उसका जो कुल्हाड़ी का जो अगला हिस्सा होता है, हेड जो होता है उसका, वो उड़ जाता है, निकल जाता है उसमें से, और वो जाके किसी व्यक्ति को लग जा रहा है। तो यहाँ पे कहता है इफ़ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। और मान लीजिए कि वो ऐसे काम कर रहा है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, वो प्रॉपर कॉशन के साथ वो काम कर रहा था, फिर भी अचानक से अगर कोई व्यक्ति आ जाता है उस समय, जो उसको नहीं लगता है कि आ सकता है, उसने पूरा प्रॉपर कॉशन रखा हुआ था, फिर भी कोई आ जाता है और उससे वो उसके सर पर लग जा रहा है, उसका सर फूट जा रहा है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून के केस में उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब ये सेक्शन 19 क्या कहता है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। अब कहता है कोई भी जो एक्ट है वो ऐसा लग रहा है कि उससे हार्म होगा, किसी को हानि पहुंच सकती है, बस उसके पीछे क्या है, वो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, वो नहीं चाहता कि उससे हार्म हो, मगर उसको लग रहा है कि हार्म हो सकता है, हानि पहुंच सकती है, और उस हानि को रोकने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। इसको इसको नेसेसिटी रूल से भी हम लोग जानते हैं कि हमें ज़रूरत है वैसा काम करने की जिससे वो हानि रुक सके। तो इसका सेक्शन जो था आईपीसी में सेक्शन 81 था, अब इसमें 19 हो गया।
सेक्शन 19 ये क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it be done without any criminal intention to cause harm and in a good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. फिर कहता है कि कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है अगर वो merely by the reason of its being done with the knowledge, अगर उसके पास नॉलेज है कि ये कार्य करने से कोई भी हार्म होगा, सिर्फ इतना उसको पता है merely, तो उसको सिर्फ इतना पता है कि ये काम करेंगे तो किसी प्रकार का हार्म हो सकता है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, लेकिन उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, कोई आपराधिक विचार नहीं है उसके अंदर कि ऐसा हम वो हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, और वो गुड फेथ में वो ड्यू केयर एंड टेंशन ले रहा है कि ऐसा हम गुड फेथ में प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म, कि इस काम को करेंगे तो दूसरा जो हार्म होगा वो से बचा जा सकता है। तो अगर उस दूसरे हार्म को से बचाने के लिए अगर वो पहला काम किया जा रहा है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ये नेसेसिटी रूल है कि ज़रूरत जो चीज़ होती है वो काम हम लोग करते हैं। तो इसको एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच ए केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वॉज ऑफ सच नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वॉज लाइकली टू कॉज हार्म। अब ये डिपेंड करता है, इसका एक्सप्लेनेशन करता है कि ये डिपेंड करता है फैक्ट पे कि क्या वो जो काम करना था वो सो इमिनेंट और ऐसा नेचर का था जो उस रिस्क को लेने के लिए जस्टिफाई करता है कि अगर हम दूसरे हार्म को से बचा रहे हैं पहले काम को करके, तो इतना ज़रूरी था ऐसा करना। ये उस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि हम अगर इस काम को करने का रिस्क लेंगे तभी वो दूसरे हार्म से बच पाएंगे, तो ये जस्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। आइए इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहता है, ए जो था द कैप्टन ऑफ ए वेसल suddenly and without any fault or negligence on his part finds himself in such a position that before he can stop his vessel he can inevitably run down a boat B with 20 or 30 passengers on board unless he changes the course of his vessels, and that by changing his courses he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers on board, which he may possibly clear. Here, if A alters his course without any intention to run down the boat C and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passenger in boat B, he is not guilty of an offence, though he may run down the boat C by doing an act which he knew was likely to cause that effect. If it be found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down the boat C. अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ए जो कैप्टन था एक शिप का, मतलब वेसल का, वेसल होता है जो पानी में जो जहाज होते हैं वो वेसल मान लीजिए यहाँ पे, तो वो जा रहा था, उसमें क्या होता है कि उसका जो वेसल था वो जा रहा था, अब उसकी कोई गलती नहीं थी और कोई नेग्लिजेंस भी नहीं था ए का, लेकिन सामने से एक दूसरा बोट आ रहा था जिसमें 2 ही लोग थे और इसके में ज़्यादा लोग थे, 20 से 30 लोग थे। अब वो अगर वो कुछ भी अपने पोजीशन से हिलता डुलता तो ज़्यादा लोग मरने की आशंका थी, लेकिन अगर वो सीधा जाता तो सामने वाले बोट के सिर्फ 2 ही लोग मरते। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि वो अपने रास्ते ही जाता है जिससे वो 2 लोग को रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पे वो जो कार्य करता है वो बाय नेसेसिटी करता है, जो सेक्शन 19 के अंदर में वो ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वहाँ पर ज़रूरत थी कि यहाँ पर 20 से 30 लोग की जान बचाई जाए। अब सेकेंड जो इलस्ट्रेशन है वो पढ़ते हैं, ए इन ए ग्रेट फायर pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that harm to be prevented was of such nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of an offence. अब यहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा आग लग जाता है, तो ये क्या करता है कि घर को तोड़ना स्टार्ट करता है जिससे कि वो आग को फैलने से रोक सके। तो यहाँ पर भी जो एक्ट है वो इमिनेंटली ज़रूरी था, इमीडिएटली ज़रूरी था उस आग को फैलने से रोकने के लिए, इसीलिए यहाँ पे उसका जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा, वो नेसेसिटी के अंदर में अंडर सेक्शन 19 में आएगा। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था आर वर्सेस डर्ली एंड स्टीफेंस। ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट था इस सेक्शन के रिगार्डिंग। ये वैसे इंडियन केस नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो डिसाइड करेगा इस सेक्शन के रिगार्डिंग। इसमें क्या हुआ था, एक शिप जो था वो एक स्ट्रॉ में फंस गया था। अब वहाँ पे लोग भूखे थे, 4 लोग थे, तो 2 लोगों ने सोचा कि जो थर्ड पर्सन है उसको मार दिया जाए और उससे वो भूख मिटाया जाए, क्योंकि वो लोग भूखे थे और वो एक जगह पे फंस गए थे शिप में। तो अब 2 लोगों ने क्या किया, 2 लोग जो थे वो थर्ड पर्सन को मार देते हैं और उसको मार के खा जाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। तो इसमें जजमेंट में क्या आया था, कोर्ट ने बोला कि वन डज नॉट जस्टिफाई द मर्डर ऑफ किलिंग एन इनोसेंट पर्सन टू सेव वंस लाइफ। मतलब खुद की जान बचाने के लिए हम किसी इनोसेंट पर्सन का लाइफ नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ये सेक्शन जो है
वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया था कि जो फैक्ट है वो जस्टिफाई करना चाहिए आपके कार्य को। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, ये दोनों व्यक्ति एक इनोसेंट को मार दे के खा जाते हैं, इनको यहाँ पर दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पे नेसेसिटी को जस्टिफाई करना जरूरी था, और यहाँ पे ये नेसेसिटी नहीं था कि उस इनोसेंट पर्सन को मार के खाया जा सके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए हम किसी को मार नहीं सकते। अब आ जाते हैं सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 कहता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। 7 साल से जो छोटा होगा, वो चाइल्ड होगा, वो कोई भी कार्य करता है वो ऑफेंस नहीं होगा। ये पहले सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी में था। इसमें कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स ऑफ एज। 7 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं वो अगर कोई भी ऑफेंस करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस वो होता है कि जो इस बीएनएस के अंदर में जिसके तहत किसी को सज़ा दी जाती है वो ऑफेंस होता है। तो वो कोई भी एक्ट जो करेगा 7 साल से नीचे का बच्चा और वो इस बीएनएस में ऑफेंस है, तो उसको ऑफेंस नहीं लिया जाएगा। तो इसका एक डॉक्ट्रिन भी है, डॉली कैपेक्स। सॉरी, ये जो सेक्शन है डॉली इन कैपेक्स का है। डॉली इन कैपेक्स है ये। मतलब ये जो बच्चा है ये कैपेबल ही नहीं है कि उसको ये पता हो कि वो जो काम कर रहा है वो ऑफेंस होता है। तो यहाँ पे ये बच्चा कोई भी ऑफेंस नहीं करेगा, उसका जो कोई भी एक्ट होगा वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये डॉली इन कैपेक्स आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 21, ये डॉली कैपेक्स का है। ये है डॉली कैपेक्स का। यहाँ पे कैपेबिलिटी इसका मतलब होता है। सेक्शन 21 क्या कहता है? एक्ट ऑफ ए चाइल्ड एबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। एबव 7 एंड 12 ईयर्स ऑफ एज, 7 से 12 साल का जो बच्चा है, ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, जो कि इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का होगा। तो इसमें क्या कहा गया है? ये पहले सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी में था। तो इसका सेक्शन क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड एबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 ऑफ ईयर्स ऑफ एज हु हैज़ नॉट अटेंड सफिशिएंट मेच्योरिटी, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequence of the conduct of that occasion। अभी 7 से 12 साल का बच्चा है, अगर वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो जज कर सके कि वो जो काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और उसका क्या कंसिक्वेंस होगा, क्या रिजल्ट होगा उस कंडक्ट का, जब वो काम कर रहा है कि ऑन दैट ओकेज़न, जब वो कार्य एक्ट कर रहा था उस समय, वो जो एक्ट कर रहा था उस एक्ट का क्या नेचर है और क्या कंसिक्वेंस होगा उसका, अगर इसके बारे में उसको इतना पता नहीं है, सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर उसको ये पता है कि हम पॉकेट में पैसा लेके पैसा चुरा के भाग सकते हैं, अगर वो 8 साल का बच्चा है मान लीजिए, और उसको पता है कि इस पैसे से हम कुछ खरीदेंगे और इनके पास पैसा है, इनका पैसा लेके हम भाग के कुछ खरीद सकते हैं, तो उसके पास इतना मेच्योरिटी है कि उसको पता है कि हम ये चोरी कर रहे हैं, तब उसको ऑफेंस माना जाएगा। अगर उसको ये पता नहीं है कि हम उनके पॉकेट में हाथ डाले हैं तो ये एक प्रकार का चोरी है, तो उस समय उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब एज के रिगार्डिंग केसेस क्या हैं? केसेस इसका है कृष्ण भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कृष्ण भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कृष्ण भगवान बाल लीला बहुत करते थे, तो उससे आप याद कर सकते हैं, कृष्णा जी को बिहारी भी कहते हैं। तो स्टेट ऑफ बिहार, कृष्ण भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें बोला गया कि रेलिवेंट एज क्या होगा उसको डिसाइड कब से करेंगे। तो उसमें बोला गया था कि एज एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जब वो बच्चा वो ऑफेंस कर रहा है उस टाइम से वो एज काउंट होगा। ये ऐसा बोला गया था कृष्ण भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1989 में। और देवकी नंदन दायमा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 में क्या कहा गया था? तो इसमें बोला गया था कि कुछ तो रहना चाहिए कि अब उसको डेट को काउंट कहाँ से करेंगे। इसमें तो बोल दिया था कि ऑफेंस जिस दिन हो रहा है उस दिन से उसका डेट काउंट करेंगे, उस दिन जो एज होगा उसको हम लोग मानेंगे कि ये मतलब 7 साल का है या 12 साल का है, जो भी हो। लेकिन इसमें फिर ये कहा गया कि अब कब से हम काउंट करेंगे, ये 7 साल का हो गया। तो इसमें कहा गया कि डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन स्कूल रिकॉर्ड विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इसमें कहा गया देवकी नंदन दायमा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 में कि स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, स्कूल में जो लिखा रहेगा उसको हम रिकॉर्ड में रखेंगे, और उस एज से हम मानेंगे कि उसका ये 7 साल हो गया या 12 साल हो गया। वो स्कूल के रिकॉर्ड पर डिपेंड करेगा। ऐसा किसमें कहा गया था? देवकी नंदन दायमा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी कृष्ण जी से रिलेटेड नाम है। देवकी उनकी माता का नाम था और देवकी नंदन खुद भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो इसका भी ऐसे याद रखिएगा, देवकी नंदन से डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन स्कूल से याद रख सकते हैं आप लोग। और कृष्ण भगवान में कहा गया था कि कब कमीशन जिस दिन ऑफेंस का वो कर रहे हैं उस दिन का एज वो रेलिवेंट माना जाएगा फॉर द जुवेनाइल एज के लिए। अब आ जाते हैं अरनित दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अरनित दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000, ये 2000 का केस है। इसमें कहा गया था कि जो पहले जो एज
जो ऑफेंस जिस दिन कमिट हो रहा है उस दिन से काउंट करने के लिए वो इसको ओवर रूल कर देते हैं, ये इनको ओवर रूल कर देते हैं। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि जो जो एज जो कमीशन के दिन का काउंट हो रहा है वो नहीं होगा। इसमें कहते हैं कि जुवेनिलिटी शुड बी द डेट ऑन विच द एक्यूज इज ब्रॉट बिफोर द अथॉरिटी। इसमें कहा गया है कि जिस दिन उस बच्चे को, मतलब 7 से 12 साल के बच्चे को जुवेनाइल का एज को अगर जो काउंट करते हैं तो वो उस दिन से काउंट होगा जिस दिन वो अथॉरिटी के पास जाएगा, मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मान लीजिए इस केस में होता है। तो जिस दिन यहाँ पर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा उस दिन उसका डेट काउंट करेंगे। समझ गए? अब आते हैं सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 क्या कहता है? एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी जो अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो अगर कोई भी काम करेगा तो ऑफेंस होगा कि नहीं होगा। जैसे लोग पागल लोग हैं, कोई ऑफेंस करते हैं, कोई काम करते हैं, एक्ट करते हैं, अगर वो मान लीजिए ईंटा उठा के किसी को मार दिए तो वो ऑफेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो उसके बारे में बोला गया है कि सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 जो था पहले आईपीसी में सेक्शन 84 था। तो क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कंट्ररी टू द लॉ। तो यहाँ पे भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब वो एक्ट कर रहा था उस टाइम पे उसको बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उसी समय उसका अनसाउंड माइंड था और वो इनकैपेबल था। किस लिए? नेचर ऑफ एक्ट, कि वो क्या काम कर रहा है वो इस बात से अनभिज्ञ था, उसको ये पता ही नहीं था कि वो क्या काम कर रहा है, या उसको ये नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है लॉ में, ये उसको पता नहीं था ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ऐसा नहीं कि साउंड माइंड होते हुए आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता था ये लॉ में गलत है या सही है। आप अगर अनसाउंड माइंड है और तब आपको ये नहीं पता कि लॉ में सही है या गलत है, तब ये सेक्शन आप पे अप्लाई होगा। तो अनसाउंड माइंड है और उसी टाइम पे उसको ऐसा होता है कि वो कोई कार्य करता है जिससे उसको पता ही नहीं रहता है कि वो कौन सा काम कर रहा है, किस नेचर का काम कर रहा है, वो किसी को मार रहा है, पीट रहा है, चोरी कर रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, तो उस केस में वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इसमें ये एक लीगल मैगजिम है, नॉन कॉम्पोस्ट मेंटिस। नॉन कॉम्पोस्ट मेंटिस इसका मतलब होता है नॉट ऑफ साउंड माइंड। कौन लोग साउंड माइंड नहीं होते हैं? तो ये 4 प्रकार के लोग यहाँ पे बता रहे हैं। इडियट, बाय इलनेस, लुनेटिक और वन हु इज़ ड्रंक। ऐसे 4 लोग टाइप के लोग अनसाउंड माइंड के होते हैं। इडियट जो होता है वो नेचुरल होता है, वो जन्म से ही जो लोग को नहीं पता रहता है, ऐसा माना जाता है कि उसको 1 से लेकर 20 तक गिनती ठीक से नहीं गिन पाएगा, जिसको दिन नहीं पता रहता है, रात नहीं पता है, ऐसे वो संडे मंडे भी नहीं पता रहता है, तो ऐसे लोग इडियट होते हैं। ये जन्म से होते हैं, नेचुरल होता है ये। कुछ लोग क्या होता है, किसी लोग को बीमारी हो जाती है, इलनेस हो जाती है, इलनेस के कारण वो उनका दिमाग काम नहीं करता है, तो उस केस में भी वो अनसाउंड माइंड होता है। लुनेटिक और मैडमैन। लुनेटिक और मैडमैन क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग बाद में पागल हो जाते हैं, जैसे बहुत लोगों को देखते होंगे पहले ठीक था बाद में वो पागल हो गया, लुनेटिक। तो ये एक्वायर्ड होता है, मतलब ये बाद में हो जाते हैं, तो वो भी अनसाउंड माइंड होते हैं। और वन हु इज़ ड्रंक, इसमें तो आप लोग जानते हैं कि ड्रिंक लेने के बाद किसी लोग का दिमाग काम नहीं करता है, तो उस समय भी वो अनसाउंड माइंड का रहता है, उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये अनसाउंड माइंड के होते हैं। तो ये सारी चीज़ में ये सेक्शन लगाया जा सकता है, सेक्शन 22 ऑफ BNS। अब प्रिजम्पशन ऑफ सैनिटी। अब सैनिटी को प्रिज्यूम करना होता है। प्रिज्यूम करने का मतलब है कि हम उनको मानेंगे कि ये सैनिटी मतलब ये ठीक है, होशो हवास में। तो लॉ प्रिज्यूम्स एवरी पर्सन टू बी सेन अंटिल अनलेस कंट्ररी इज प्रूव। तो लॉ हमेशा क्या करती है, जो लॉ कानून है वो हमेशा हर पर्सन को ये मानती है कि वो होशो हवास में है हमेशा। अब क्या है कि इंसेनिटी को प्रूव कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे कि ये इंसेन था, तो इसमें क्या है कि प्रूफ कैसे होगा। तो एक्चुअली ये जो ऑफेंस नहीं माना जाता है, मतलब ये एक्सेप्शन तब लिया जाता है जब लीगल इंसेनिटी होता है, नॉट मेडिकल इंसेनिटी। लीगल इंसेनिटी होना जरूरी है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसमें ये बोला गया है पहला पॉइंट कि सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज ऑफ द माइंड व्हेन ही कमिटेड एन इलीगल एक्ट। मतलब वो मानसिक रूप से बीमार था उस समय कि उसको ये पता ही नहीं था कि वो एक इलीगल एक्ट कर रहा है उस टाइम पे। दूसरा है कि अनेबल टू फ्रेम द रीजन और व्हाट एब्सेंट माइंडेड विच रेंडर्ड हिम इनसेन। उनको रीज़न नहीं पता था कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, उनको वो फ्रेम ही नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, वो एब्सेंट माइंडेड था, तो उस केस में वो लीगली इंसेन होगा। और तीसरा था जो है वो ड्यू टू अनसाउंड माइंड द एक्ट अफेक्टेड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता है कि वो जो काम कर रहा है वो लॉ में गलत है या सही है, वो जो काम कर रहा है वो गलत काम कर रहा है, उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही काम करे, ये उसको पता ही नहीं है। और ये किस लिए हो रहा है, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण हो रहा है। तो इस केस में उसको ये प्रूफ माना जाएगा कि वो इंसेन है। अब आ जाते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन। बर्डन ऑफ प्रूफ में पहला जो बर्डन होता है
वो किस पे होता है, ये जानना जरूरी है। तो इसमें है प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट अक्यूज हैड कमिटेड द ऑफेंस विद द रिक्विजिट मेंस रिया। तो इसमें जो प्रोसिक्यूशन होते हैं, प्रोसिक्यूशन मतलब जो स्टेट की तरफ से होते हैं, जो विक्टिम की तरफ से होते हैं। विक्टिम यहाँ पे मतलब जिस पे वो इंसेन पर्सन ने कोई एक्ट किया हो जिससे उसको हानि पहुंची हो, वो मान लीजिए यहाँ पे। वैसे विक्टिम तो एक इंसेन पर्सन भी है खुद में, लेकिन यहाँ पे वो मान लीजिए कि इंसेन पर्सन ने जिसको हानि पहुंचाई है वो मान लीजिए, और जो स्टेट की तरफ से उस पर ये बर्डन होता है कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बिना किसी डाउट का ऐसा प्रूफ करे कि वो जो एक्ट किया है उसमें वो पूरे होशो हवास में था, मतलब वो पूरे मेंस रिया के साथ, गिल्टी माइंड के साथ उसने वो कार्य किया। वो इसको प्रोसिक्यूशन को पूरा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करना है, और रीजन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, वो एकदम फुल्ली प्रूफ होना चाहिए। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ इंसैनिटी जो होता है वो एक्यूज पे होता है, मतलब जो इंसेन पर्सन है उसको ये प्रूफ करना है कि हम इंसेन थे, मतलब हमको नहीं पता था कि हम ये काम कर रहे हैं, मेरा दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसको ये प्रूफ करना। अब ये प्रूफ होगा कैसे? ये प्रूफ होगा ओरली, डॉक्यूमेंट से होगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा, उससे ये पता चलेगा कि वो सही में उस समय इंसेन था। जैसे वो कोई कार्य कर रहा है, किसी को मार दिया और वो वहीं पे है, और उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो किसी का मर्डर किया हुआ है और वहीं पे वो हंस खेल रहा है, तो ये एक प्रकार से सर्कमस्टांशियल एविडेंस से ही पता चलता है कि वो इंसेन है उस समय पे। बट द बर्डन इज नॉट हायर दैन दैट रेस्ट अपॉन द पार्टी टू सिविल प्रोसीडिंग। लेकिन ये जो बर्डन है वो हायर दैन सिविल प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए, होगा नहीं होगा। अब तीसरा जो पॉइंट है, इवन इफ एक्यूज वाज नॉट एबल टू एस्टेब्लिश कंक्लूसिवली दैट ही वाज इंसेन एट द टाइम ऑफ कमिटेड द ऑफेंस बट ए डाउट इज कास्टेड ऑन प्रोसिक्यूशन केस, द कोर्ट वुड बी इंटाइटल्ड टू एक्यूट द ऑफेंस accused on the ground of general burden of proof resting on the prosecution। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या कहता है कि एक्यूज अगर प्रूफ नहीं कर पा रहा है कंक्लूसिवली, ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि वो एक्यूज वो इंसेन था उस समय पे, लेकिन वो ऐसा पता चल रहा है कि वो जो प्रोसिक्यूशन जो है उसके प्रूफ में कोई डाउट आ जा रहा है कि नहीं, वो ठीक से नहीं प्रूव कर पा रहा है कि ये कार्य किया है होशो हवास में, और प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट में ऐसा डाउट आ जा रहा है कि इसने कुछ गलती से फंसाया है इसको। तो उस केस में क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगी कि उस एक्यूज्ड को, जो इंसेन पर्सन है, उसको एक्यूट कर देगी, मतलब छोड़ देगी। इसलिए कोई भी प्रकार का रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी बात है कि किस प्रकार का स्टैंडर्ड होगा प्रूफ करने के लिए कि वो सही में इंसेन है। तो एक स्टैंडर्ड होगा रीजनेबल मैन का, प्रूडेंट पर्सन, जैसा वो लोग जज वेदर हिज एक्ट वाज राइट और रॉन्ग, वो रीजनेबल पर्सन का जो स्टैंडर्ड होता है उस पे वो डिपेंड करता है कि वो जो कार्य किया है वो सही में राइट था या रॉन्ग था, सही या गलत था, वो स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल मैन होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं, आईओ जो होते हैं, उनको ये उन पे ये ऑब्लिगेशन भी होता है कि वो जाके उस पर्सन का, जो इंसेन पर्सन, उसका मेडिकली एग्जामिनेशन करवाए इमीडिएटली, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंसेनिटी। अगर वो उसको मतलब पता है कि वो पहले से इंसेन है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है, और वो भी इमीडिएटली करवाना ज़रूरी है। और इसका ऑब्लिगेशन किस पे होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे होता है। अब इसके लिए ये जो प्रोविज़न है इंसेन पर्सन का, इंसेन पर्सन के लिए अलग से ट्रायल भी होता है, जो कि हम लोग बीएनएसएस में पढ़ेंगे। अब बीएनएसएस का जो सेक्शन चैप्टर 37 है, 27 है, सेक्शन 27, वो प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड के केस में कैसे ट्रायल होगा उसका जो प्रोसीजर है ना, वो चैप्टर 27 ऑफ बीएनएसएस में डील करता है, तो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे सेक्शन 23 है। सेक्शन 23 क्या कहता है? एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाई रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉल्ड अगेंस्ट हिज विल। अब यहाँ पे कहता है कि कोई भी पर्सन है जो इंटॉक्सिकेशन की करवाया गया है, जिसको अगेंस्ट हिज विल, मतलब किसी को शराब पिला दिया गया, किसी को ड्रग्स दे दिया गया, उनसे बिना पूछे हुए, अगेंस्ट हिज विल है, मतलब उसको पता नहीं था और उस कारण से वो जजमेंट नहीं कर पा रहा है, इनकेपेबल हो गया है कोई भी रीज़न बनाने का, तो उस केस में ये ऑफेंस नहीं होगा। ये पहले सेक्शन 85 ऑफ आईपीसी था। ये क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that is doing what is either wrong or contrary to the law provided that thing which is intoxicated him was administered to him without the knowledge or against his will। यहाँ पे कहता है कि कोई भी कार्य जो होगा वो ऑफेंस नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वो कार्य कर रहा था, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो एक्ट कर रहा था, तो इंटॉक्सिकेशन के कारण, मतलब नशे के कारण, वो इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, तो वो कौन सा कार्य कर रहा है ये एक्ट का नेचर ही नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कर रहा है, और दैट व्हाट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ ईदर रॉन्ग और कंट्रारी टू लॉ, और उसको ये भी नहीं पता था कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है या कंट्रारी टू लॉ है, लॉ के विरोध में है, लॉ के अगेंस्ट में है, कंट्रारी है उसके। तो अगर वो ऐसा काम कर रहा है इंटॉक्सिकेशन के कारण, तो
वो ऑफेंस नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन वो जो इंटॉक्सिकेशन होगा उसके लिए प्रोवाइजो दिया है यहाँ पे कि प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। मतलब वो जो इंटॉक्सिकेशन दिया गया है वो उसके नॉलेज में नहीं था, उसको पता नहीं था कि उसको इंटॉक्सिकेट किया गया, उसको नशा करवाया गया और उसको या उसके विरोध मतलब उससे बिना पूछे या उसको ज़बरदस्ती वो पिला दिया गया है। उस केस में भी या तो उसको पता नहीं है, कोई चुपके से उसको नशा करवा दिया हो या उसको ज़बरदस्ती कोई पिला दिया हो, तो अगेंस्ट हिज विल, तो दोनों केस में वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर उस समय में वो अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक केस है बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1956 का केस है। इसमें क्या कहता है, इफ द इंटॉक्सिकेशन इज सेल्फ इंड्यूस्ड देन द एक्यूज शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही हैड अवेयर ऑफ द रिस्क टेकन बाय द डूइंग ए क्रिमिनल एक्ट। मतलब अगर सेल्फ इंड्यूस्ड है, खुद से वो नशा किया, तो उस केस में उसको ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक क्रिमिनल के एक्ट को ट्रीट करते हैं। इंटॉक्सिकेशन कैन बी इंडोस्ड बाय ड्रिंक और ड्रग्स। जो इंटॉक्सिकेशन का जो पहले भी बताया कि ड्रिंक या ड्रग्स, शराब पीने या कोई ड्रग्स देने से हो सकता है इंटॉक्सिकेशन। द रेकलेसनेस ऑफ एन एक्ट इज एन अल्टरनेटिव टू इंटेंट और नॉलेज। अब ये जो रेकलेसनेस है वो अल्टरनेटिव है इंटेंट और नॉलेज का। सेक्शन 24 क्या कहता है, ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। जो इंटॉक्सिकेटेड होता है अगर उसके पास अगर कोई इंटेंट या नॉलेज है तो उस केस में ऑफेंस होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में ये सेक्शन बोलता है। सेक्शन 24 जो है वो पहले सेक्शन 86 ऑफ आईपीसी था। ये क्या कहता है, इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद पर्टिकुलर नॉलेज, where an act done is not an offense unless done with particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। इसका मतलब हुआ अगर एक व्यक्ति कोई भी ऑफेंस करता है और उसके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट है वो काम करने का, तो उस केस में वो ऑफेंस होगा। लेकिन अगर वो इंटॉक्सिकेशन के बाद उसको ये पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंट नहीं है तब वो ऑफेंस नहीं होगा, अनलेस इंटॉक्सिकेशन जो होगा किया गया है वो उसके नॉलेज में नहीं रहा है या उसके विल के अगेंस्ट में उसको पिलाया गया है। अगर उसको इंटॉक्सिकेशन होने के बाद भी उसको नॉलेज है और इंटेंशन है कि हम उसको मारेंगे तब वो ऑफेंस होगा। अब यहाँ पे आ गया सेक्शन 25। ये सेक्शन 25 कंसेंट के बारे में डील करता है। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। अगर कोई भी एक्ट है उसमें इंटेंशन नहीं है और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि उससे कोई डेथ हो जाएगा या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा कंसेंट लेके, तो वैसे एक्ट के लिए सेक्शन है जिसमें इंटेंशन ही नहीं है कि उसको मारना है या ग्रीवियस हर्ट करना है, तो उस केस में सेक्शन 25 जो है पहले आईपीसी का सेक्शन 87 था। ये क्या कहता है, नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज़ नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person who above 18 years of age who has given consent whether expressed or implied to suffer that harm or who by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such harm who has consented to take the risk of that harm। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी एक्ट है वो ऐसा इंटेंशन से नहीं किया जा रहा है कि किसी की मृत्यु कर सके, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सके, और जो ये काम कर रहा है उसको भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे करने से किसी का डेथ हो जाएगा या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, और ऐसे एक्ट में अगर 18 ईयर्स के ऊपर का जो व्यक्ति है वो ये इसका कंसेंट दे रहा है कि उससे उसको उसकी मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट ना हो, तो उस केस में कोई भी एक्ट जो किया जा रहा है जिसमें डेथ और ग्रीवियस हर्ट ना हो और दोनों को पता हो कि उसमें डेथ या ग्रीवियस हर्ट ना होगा और जो करवा रहा है उसका कंसेंट है कि ये काम कीजिए, तो उस केस में जो दूसरा व्यक्ति जो वो कार्य कर रहा है वो ऑफेंस के भागीदार नहीं होगा, वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेंसुअल एक्ट हो रहा है। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए एंड जी एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाई द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज विदाउट फॉल प्ले एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड ए कमिट्स नो ऑफेंस। अब यहाँ पे क्या है, ए और जेड जो थे वो एक एग्री करते हैं कि वो एक दूसरा को बांधेंगे फॉर मजे अम्यूजमेंट के लिए, मज़ा करने के लिए, एक इन्जॉयमेंट के लिए वो कर रहे हैं, और उससे अगर मान लीजिए किसी को हर्ट पहुँचता है बांधने से, कुछ मतलब थोड़ा हल्का सा चोट लग जाती है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन उसमें फॉल प्ले नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको हर्ट पहुंचा देंगे और ऐसा बांध देंगे, उसमें फॉल प्ले नहीं होना चाहिए। अगर फेयरली वो एक दूसरे को बांध रहे हैं इन्जॉयमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा। अगर डेथ और ग्रीवियस हर्ट हो गया तो वो लायबल होगा इस सेक्शन में। अब सेक्शन 26 क्या कहता है, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सनस बेनिफिट। अब यहाँ पे पर्सनस बेनिफिट हो गया और वहाँ पे सीधा अम्यूजमेंट के लिए था, नॉर्मल था, यहाँ पे
और सेक्शन 26 में पर्सन्स बेनिफिट के लिए है, मतलब वो पर्सन का बेनिफिट होगा इसमें। लेकिन इसमें क्या होगा कि इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि वो उसमें उससे किसी की मृत्यु हो सके। तो ये सेक्शन 26 हो, पहले सेक्शन 88 में था, इसमें भी कंसेंट जरूरी है। Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or by be known by the doer to be likely to cause or to any person for whose benefit is done in good faith and who has given a consent whether expressed or implied to suffer that harm or to take risk of that harm। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है जो दूसरा से कंसेंट लेता है, वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, और उस कंसेंट से ऐसा ना हो कि वो कंसेंट ले रहा है कि उसको मारने के लिए, ऐसा ना हो कि उसका डेथ हो जाए और उसका कोई इंटेंशन नहीं है उसको मारने का, ऐसा उसको मतलब ऐसा लगता है कि उससे मृत्यु नहीं होगी, ऐसा उसको लगता है। नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज, मतलब उसको लगता ही नहीं कि ऐसा करेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस केस में अगर वो कंसेंट लेता है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, तो वो जो रिस्क, जो वो हार्म झेलने का है, जो सफ़र करने का, जो थोड़ा बहुत जो दर्द पहुँचेगा उसको झेलने की जो रिस्क ले रहा है, तो उस केस में उस हार्म को पहुँचाने में जो ऑफेंस हुआ है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कंसेंट से फॉर द बेनिफिट ऑफ, वो बेनिफिट पहुँचा रहा है उस पर्सन का। तो इसको हम लोग अधिकतर केस में डॉक्टर से रिलेट कर देते हैं, मेडिकल ये प्रिविलेज है। उसमें क्या होता है कि ए सर्जन जो है वो एक नोइंग दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइक, और वो किसी के ऑपरेशन के लिए अगर कोई सा कंसेंट लेता है, उसको लगता है कि इस ऑपरेशन से वो जो व्यक्ति वो नहीं मरेगा लेकिन थोड़ा दर्द होगा, और वो ऑपरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ दूसरा जो पर्सन है उसके लिए है, और गुड फेथ में वो उसके बेनिफिट के लिए वो कार्य कर रहा है कंसेंट लेके, तो उस केस में अब वो जो थोड़ा सा पेन पहुंचेगा उसको ऑपरेशन करने समय, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 27 अब क्या कहता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब यहाँ पे पहले क्या था कि वहाँ पे कोई छोटा बच्चा नहीं था, कोई अनसाउंड माइंड नहीं था, मतलब एक हेल्दी पर्सन था, वो सब कुछ जानता है, उससे वो कंसेंट लिया गया था उस पर्सन के बेनिफिट के लिए। अब यहाँ पे वही सेक्शन 27 जो है वो अब चाइल्ड के लिए हो गया, अनसाउंड पर्सन के लिए हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि गार्जियन से कंसेंट लेना पड़ेगा। तो इसमें यही कहता है सेक्शन 27 जो है वो पहले आईपीसी का सेक्शन 89 था। ये क्या कहता है? नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो 12 साल से छोटे हैं उनके लिए है, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यहाँ पर भी इधर और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड किसी प्रकार का कंसेंट हो सकता है ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। अब मान लीजिए गार्जियन नहीं है मगर वहाँ पे कोई उसके लॉफुल चार्ज में, तो वो भी पर्सन हो सकते हैं, गार्जियन का होना जरूरी नहीं है, तो उससे वो कंसेंट लेगा एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। चार्ज ऑफ द पर्सन इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और टू बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज दैट पर्सन प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू। अब ये एक्सेप्शन कहाँ तक नहीं पहुँच सकता है उसके बारे में भी दिया गया कि एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस प्रोवाइजो दिया गया है, ये किस किस केस में ये नहीं होगा। अब इसका पहला जो है द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। इसमें क्या है कि उसको मारने का या उसको मारने का जो प्रयास करने का ये नहीं कर सकते कंसेंट लेके गार्जियन से, कि कोई बच्चा है, कोई अनसाउंड माइंड का है, तो वो मान लीजिए कि उस गार्जियन के लिए एक बोझ हो गया है या उस लॉफुल पर्सन के लिए बोझ हो चुका है, तो ऐसा कंसेंट नहीं ले सकते हैं कि वो उसको मार दो कि बोझ खत्म हो, ऐसा नहीं कर सकते। The doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death or any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or curing of any grievous disease or infirmity। अब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उसको लग रहा है कि इससे डेथ हो जाएगा, फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और वो पर्पस है अदर देन, वो मृत्यु से बचाने या ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उस केस में भी वो एक्सेप्शन है, मतलब वो कंसेंट नहीं दे सकते। The voluntary causing of grievous hurt or to attempting to cause grievous hurt unless it is for the purpose of preventing or grievous hurt or the curing of grievous disease। जब तक कि क्योर करने के लिए ग्रीवियस डिजीज़ को या इन्फर्मिटी को क्योर करने के लिए वो कार्य नहीं किया जा रहा है या उसको मृत्यु से बचाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तब तक उसको वॉलेंटरी ग्रीवियस हर्ट नहीं देंगे या उस पर कोई ग्रीवियस हर्ट करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, जब तक उसको उस डेथ या मृत्यु से बचाने के लिए ऐसा कोई एक्सट्रीम कदम ना उठाना पड़े। The abatement of any offense to the committing of such offense it would not extend। कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए नहीं कह सकते हैं, टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, जहाँ जिस ऑफेंस को करने के लिए ये एक्सटेंड नहीं करता। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय सर्जन नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड डेथ बट नॉट इंटेंडिंग द कॉज चाइल्ड डेथ। ए इज विद इन द एक्सेप्शन इज एन ऑफेंस इज एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वाज द क्योर चाइल्ड। अब यहाँ पे एक बच्चे को एक बच्चे को स्टोन हो जाता है। अब यहाँ पे वो कहता है डॉक्टर से कि ऑपरेशन कर लीजिए। अब ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, उससे उस बच्चे की जान भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे उनके गार्जियन क्या कहते हैं, कंसेंट देते हैं कि उसको बच्चे को बचाना है। तो यहाँ पे भी ये एक्सेप्शन
जो जनरल एक्सेप्शन है यहाँ पे ऑफेंस नहीं होगा, यहाँ पे वो गार्जियन उसको बचाने के लिए उस हद तक रिस्क ले सकते हैं, तो यहाँ पे वो कंसेंट देना ऑफेंस नहीं होगा, चाहे वो ऐसा लग रहा हो कि इसको करने से बच्चे की जान जा सकती है, क्योंकि ये बेनिफिट फॉर द चाइल्ड है, इसलिए ये ऑफेंस नहीं है। अब सेक्शन 28 आते हैं। सेक्शन 28 क्या कहता है? कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर द फियर और मिसकंसेप्शन। अब क्या होता है, कुछ केस में क्या होता है कि ऑफेंस करने के लिए है ना कंसेंट देते हैं, और वो किस लिए देते हैं? डर से देते हैं, फियर या मिसकंसेप्शन, या गलती से उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, मतलब क्या करवा रहा है, उस मिसकंसेप्शन में वो कंसेंट दे देते हैं, या डर से कि बंदूक माथे पर रखा गया या कोई भी काम करवा रहा है, तो उस केस में भी कंसेंट दे देते हैं, तो उसके लिए सेक्शन है, तो उसमें ये ऑफेंस होगा कि नहीं होगा, उसके लिए केस है, सेक्शन है। सेक्शन 28 जो पहले सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी में था, क्या कहता है? ए कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाई एनी सेक्शन ऑफ द संहिता। इसमें यही कहता है कि कंसेंट है ना, वो दूसरे कंसेंट की तरह नहीं है, जैसा कि संहिता दिया हुआ है। कंसेंट का मतलब क्या होता है कि फ्री विल से देना चाहिए, कि उसको कोई भी प्रकार का फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, कोई इसको ठग के कोई काम नहीं करवा रहा हो, तो कोई भी कंसेंट क्या होता है? फ्री विल होता है। फ्री विल मतलब खुद से सोच समझ के जो करते हैं वो फ्री विल से करते हैं, तो वो कंसेंट है। तो यहाँ पे क्या कहता है? इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट कंसेंट वाज गिवन इन consequence of such fear or misconception, or if consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is incapable of understand the nature and consequence of that to which he gives the consent, or unless the contrary appears to from the context, if the consent is given by a person who is under 12 year of age। अब यहाँ पे कंसेंट को डिफाइन ही कर दिया है कि ये कंसेंट जो है वो अदर कंसेंट की तरह नहीं है। अगर वो कंसेंट फियर में दिया जा रहा है, डर से दिया जा रहा है, या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये काम कर रहे हैं इससे ये होगा, मिसकंसेप्शन है उसको कि कोई काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं है, लेकिन वो काम कर दिया कि उसको लगा कि हम ये काम करेंगे तो मुझे ये सब फ़ायदा होगा, तो उस काम से ये कर दिया, तो वहाँ पर भी ये कंसेंट नहीं होगा। दूसरा ये बात कह रहा है कि अगर वो कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, पागल है, इंटॉक्सिकेशन है, ड्रिंक किया हुआ है, ड्रग्स लिया हुआ है, तो उस केस में भी कोई भी कार्य करता है जिसके बारे में उसको पता नहीं कि इसका नेचर क्या है, किसका कंसिक्वेंस क्या होगा, तो वो भी कंसेंट नहीं होगा। और तीसरा बात जो दिया हुआ है कि 12 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं, अनलेस द कंट्री अपेयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट वाला जो सेक्शन था डोली कपेक्स का 7 से 12 साल का, तो वो अगर होता है तो उसमें कंसेंट होता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर वो कंट्री नहीं अपियर लग रहा है तो 12 साल से छोटे बच्चे का जो कंसेंट है वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 29 क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज, ये क्या कहता है? ये सेक्शन 29 पहले सेक्शन 91 में था आईपीसी में। ये क्या कहता है? एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, 26, 27 डू नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। अब ये क्या कहता है? अब इसमें क्या कहा है कि जितना भी एक्सेप्शन दिया गया था 25, 26, 27 में, उसमें कंसेंट दिया गया था एक्सेप्शन के साथ। अगर ये एक्सटेंड नहीं करेगा, कहाँ तक नहीं करेगा? जहाँ पर उनको लगता है कि वो ऐसा करना ही चाहते थे, एनी हार्म विच दे मे कॉज, और वो इंटेंशन था कि वो ऐसा करना चाहते थे, और तब के वो ऐसा कंसेंट दिए हैं, और उसको पता था कि ऐसा हो सकता है, पर लाइकली टू कॉज द पर्सन गिविंग द कंसेंट, तो उस केस में ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगा। तो वही एक्सक्लूजन ये बोला गया है। ये एक्सक्लूजन किसका है? 25, 26, 27 में जो कंसेंट दिया गया था, तो उसका भी एक्सक्लूजन है, क्योंकि ये वहाँ तक एक्सटेंड ही नहीं करेगा। अगर आप वो सही में करना चाह रहे थे मगर वो झूठ मूठ का वो आप एक्सेप्शन ले रहे हैं, तो उस केस में ये एक्सक्लूड कर देगा। रजिस्ट्रेशन क्या कहता है? कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज टू द वुमेन। Therefore, it is not an offence by reason of such harm, and the consent of woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चे का मिसकैरेज हो रहा है, कि बच्चे को मिसकैरी करवाया जा रहा है, किस लिए करवाया जा रहा है? कि उस मदर का, उस वुमेन का लाइफ बचाया जा सके, ये फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन है, सेफ्टी ऑफ वुमेन है, तो उस केस में वो एक्सेप्शन है। लेकिन आप जानबूझ के वो बच्चे को गिरा रहे हैं कंसेंट दिलवा के, तो उस केस में उसको ऑफेंस माना जाएगा। तो बच्चे को जानबूझ के गिरवा रहे हैं और उसका एक्सेप्शन ले रहे हैं कि उस बच्चे से, उनके गिराने से, मिसकैरी कराने से उस वुमेन का लाइफ बच सकता है, तो उस केस में ये एक्सेप्शन नहीं ले सकते कंसेंट का। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि विद कंसेंट का। अब क्या है कि गुड फेथ में कोई भी काम कर रहा है बेनिफिट ऑफ द पर्सन, लेकिन वो पर्सन का कंसेंट हम लोग नहीं ले रहे हैं, फिर भी उसके गुड बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं, गुड फेथ में ड्यू केयर लेकर उसके बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं, और वो कंसेंट नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो ऑफेंस नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा वो पढ़ते हैं। ये सेक्शन 30 जो है पहले सेक्शन 92 ऑफ आईपीसी में था। क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ इवन विदाउट पर्सन कंसेंट इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट और दैट इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट एंड हैज नो गार्जियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम फ्रॉम whom it is possible to obtain consent in time for the time being to be done with the benefit, provided that this exception shall not extend to the intentional causing of death or attempting to cause death, the doing of anything which is the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose
purpose other than the preventing or death or grievous hurt or the curing of any grievous hurt or infirmity, the voluntary causing of hurt or to the attempting of cause hurt for the purpose of other than preventing death or hurt, the abatement of offense to the committing of such of which offense it would not extend. अब यहाँ पे कहता है कि जो कोई भी एक्ट होगा वो ऑफेंस नहीं होगा अगर वो गुड फेथ में है, मतलब ड्यू केयर लिया गया है, और वो ड्यू केयर लेते हुए हम किसी पर्सन के बेनिफिट के बारे में कोई एक्ट कर रहे हैं, लेकिन और किस सर्कमस्टांसेस में कर रहे हैं कि लेकिन वहाँ पे कंसेंट नहीं लिया गया। कंसेंट क्यों नहीं लिया गया? कि कंसेंट इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उसके पास ऐसा सर्कमस्टांसेस ही था कि उसका कंसेंट लिया नहीं जा सकता है। जैसे कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते पे और वो एकदम खून से लथपथ है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम अधमरा सा हो गया हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसका कंसेंट लेने जाएंगे उसको बचाने के लिए? नहीं। तो उसको हम लोग सीधा बचा सकते हैं फॉर द बेनिफिट, मतलब उसके लाइफ के लिए, उसके बेनिफिट के लिए हम लोग उसको बिना कंसेंट लिए उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। तो इस केस में वहाँ पे ऐसा सर्कमस्टांसेस बनाए कि उसका कोई ना गार्जियन वहाँ पे मौजूद है, मतलब नहीं पता है ना, मतलब कोई भी प्रकार का हम जितना भी कुछ एफर्ट लगा लें, लेकिन ना उसके घर का कोई आदमी मिल पा रहा है, ना कोई कुछ मिल पा रहा है, फिर भी हम उसको उसका लाइफ बचाना चाह रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा अगर एक्ट करते हैं जिससे उसकी लाइफ बच जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ, और उसका बिना कंसेंट लिए, तो वो काम करने में कोई ऑफेंस नहीं होगा। और उसको उठा के लाने में कहीं पर कुछ हो जा रहा है, उसका ऑपरेशन करवा के उसको बचाया जा रहा है, तो उससे अगर कुछ भी उसको हर्ट होता है या कुछ पेन होता है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि हम उसके बेनिफिट के लिए ही वो काम कर रहे थे। अब वो एक्सेप्शन इसमें दिया हुआ है कि उस कार्य को करते समय हम उसकी मृत्यु नहीं कर सकते। इंटेंशनल कॉजिंग, हम उसको सही में उसको मारेंगे नहीं, और अटेम्प्ट टू उसको मारने का प्रयास भी नहीं करेंगे। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच इज पर्सन नोज, और अगर कोई भी कार्य हम करें जिससे हमको लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो सकती है, तो वो भी कार्य नहीं करेंगे जब तक ऐसा ना लगे कि उस कार्य को करके जो रिस्क लेते हैं, ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन उस करना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है ये काम करना। तो जब तक उसको मृत्यु से बचाने के लिए, ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए कुछ इस प्रकार का एक्ट ना किया जाए जिससे उसकी मृत्यु होने का रिस्क हो, लेकिन उसको मृत्यु से बचाया जा सकता है उसी एक्ट के द्वारा, तब उस एक्ट को हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। वही बात आगे हार्ट में भी, वॉलंटरी हार्ट में भी बोलता है कि उसको अगर मृत्यु से बचाने के लिए, हार्ट से बचाने के लिए अगर कोई काम करते हैं, तो जब तक वो ज़रूरी ना हो तब तक वो नहीं कर सकते हैं। और ये जो लास्ट में कहा कि किसी को अवेट नहीं कर सकते वो ऑफेंस करने के लिए, जहाँ तक अगर वो एक्सटेंड नहीं करेगा, मतलब किसी दूसरे को भी नहीं हम कर सकते कि मारने के लिए कि उसको मार दो या मारने का प्रयास करो, ये हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो उससे उसको बचाया जा सकता है। मतलब हर तरीके से बेनिफिट ऑफ पर्सन होना जरूरी है, उसका कंसेंट लेके करे या नहीं कंसेंट लेके करे। मतलब ये जो सेक्शन 30 जो स्पेसिफिकली है वो विदाउट कंसेंट के केस में होता है। यहाँ पे कंसेंट नहीं ले रहे हैं एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के कारण, फिर भी हम उसको बचा सके, उसके बेनिफिट के लिए कोई कार्य करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं, वो ऑफेंस में नहीं माना जाएगा। अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनडिसेंसिबल, ए सर्जन find that Jed requires to be trepanned. A, not intending that Jed's death, but in good faith for the Jed's benefit, performs the trepan before Jed recovers his from power of judging for himself. A has committed no offense. अब क्या है कि जेड नाम का जो व्यक्ति है वो अपने घोड़े से गिर गया, तो एक सर्जन था, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। उस ट्रीटमेंट करने के लिए उसका जो कंसेंट चाहिए था वो कंसेंट ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो घोड़े से गिर गया था। तो गिरने के कारण वो जज ही नहीं कर पा रहा था, कोई कंसेंट नहीं दे पा रहा था, लेकिन जो डॉक्टर थे, सर्जन थे, उसका सर्जरी करते हैं, वो ठीक करते हैं। तो उस केस में अगर कोई भी रिस्क लिया जा रहा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जेड इज carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it to be likely that shot may kill Jed, but not intending to kill Jed, and in good faith intending Jed's benefit. A bullet gives Jed a mortal wound. A has committed no offense. अब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति को एक टाइगर क्या है ना खाने आ रहा था, तो उस समय क्या होता है ना कि एक दूसरा व्यक्ति होता है, उसको एक गोली चलाता है टाइगर को मारने के लिए, लेकिन वो टाइगर को न लग के उस व्यक्ति को लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्ट किया गया था गोली मारने का, वो टाइगर से बचाने के लिए उस व्यक्ति को किया गया था। जिस गोली से उस व्यक्ति को गोली लग जाती है, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उसको बचाने के लिए गोली चलाई गई थी, वो टाइगर को न लग के उस व्यक्ति को लगी, इसलिए ऑफेंस नहीं माना जाएगा। A surgeon sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed. There is no time to apply for the child's guardian. A perform the operation in spite of the interest in the child, intending in good faith the child's benefit. A had committed no offense. अब यहाँ पे है कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, अब बहुत फाइटल सिचुएशन में होता है, वो सीरियस होता है, तो सर्जन क्या करते हैं कि उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं और इतना टाइम नहीं रहता है कि उसके गार्जियन को बुलाया जाए, तो बिना कंसेंट का वो बेनिफिट फॉर चाइल्ड के लिए गुड फेथ में कर रहे हैं, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब फोर्थ क्या है, इज इन हाउस विच इज ऑन फायर विद जेड ए चाइल्ड, पीपल बिलो hold out a blanket. A drops the child from the house top, knowing it too likely that the fall may kill the child, but not intending to kill the child and intending good faith for the child's benefit. Here, even a child is killed by the fall, is committed on offense. यहाँ भी वही बात है, जो सेक्शन का जो एक्सेप्शन दिया गया था कि उसको मृत्यु तक कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसी का ये इलस्ट्रेशन है कि
उस बच्चे एक घर में आग लग गया, तो एक बच्चे को ऊपर से नीचे फेंका गया और ब्लैंकेट में उसको कैच करना था, लेकिन वो ऊपर से फेंका उसको आग से बचाने के लिए, लेकिन वो ब्लैंकेट उसको कैच नहीं कर पाया और वो नीचे गिर गया और मर गया। तो वो उसको बचाने के लिए वो किया गया था। तो उसको पता था कि ऊपर से नीचे फेंकें तो मर भी सकता है, लेकिन उसको बचाने के लिए वैसा काम करना ज़रूरी था। तो वो इसमें ऑफेंस नहीं होगा, उसको उस पर वो मारने का कोई भी चार्ज उस पर नहीं लगेगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मियर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26, 27 एंड दिस सेक्शन। तो क्या पेक्यूनरी बेनिफिट जो है वो बेनिफिट नहीं, वही सिर्फ बेनिफिट नहीं होगा सेक्शन 26 एंड 27 में। पेक्यूनरी मतलब पैसे से रिलेटेड है, वो बेनिफिट ही बेनिफिट नहीं होता है, और भी बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये किया जाता है, इसलिए मियर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट अंडर सेक्शन 26 एंड 27। सेक्शन 31 क्या कहता है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अब यहाँ पे है कि कम्युनिकेशन, कोई भी बात हम किसी को कहते हैं इन गुड फेथ, अगर उससे किसी को कुछ हो जाता है तो उस केस में ऑफेंस होगा कि नहीं होगा। तो उसी का ये सेक्शन है, सेक्शन 31। सेक्शन 31 पहले सेक्शन 93 आईपीसी में था। में कहता है नो कम्युनिकेशन इज मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन। और कहता है कि कोई भी कम्युनिकेशन है, कोई भी बात जो हम किसी को कहें गुड फेथ में, भलाई के लिए किसी को बात कहें, लेकिन उस बात से उसको किसी प्रकार की हानि पहुंच जाती है, जो कि बोला गया था लेकिन उसके बेनिफिट के लिए, लेकिन वो उसको हार्म की तरह ले लेता है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। इसमें इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं जस्ट समझने के लिए। ए सर्जन इज इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स अ पेशेंट दैट ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लाइव। The patient dies in consequence of the shock. He has committed no offense, though he knew it likely that the communication might cause patient death. अब यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर है, सर्जन है, वो कहता है कि व्यक्ति को कि आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहिएगा। अब वो अच्छे के लिए बोलता है कि उसको इन्फॉर्म कर दे कि आप इतने दिन के लिए जी रहे हैं, आप जो करना है वो कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छाएं वो कर लीजिए कम से कम। लेकिन वो क्या करता है, ये बात सुन के ही वो शौक में वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात डॉक्टर जानता रहता है कि ऐसा बोलने से उसको शौक पहुंच सकता है, वो मर सकता है, फिर भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो गुड फेथ में बोला गया था, वो उसको शौक दिला के मारने के लिए नहीं बोला गया था, वो गुड फेथ में बोला गया था, इसलिए वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 32 क्या है, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। अब किसी को काम को करने के लिए थ्रेट दिया गया है, तो ये सेक्शन 32 में दिया गया है, तो वो ऑफेंस होगा कि नहीं होगा। तो ये सेक्शन 32 जो है वो पहले सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी था। इसमें क्या कहता है, एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर को छोड़ के, एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशबल विद डेथ। अब कोई भी कार्य जो स्टेट के अगेंस्ट में है, जिसमें पनिशमेंट मृत्यु दंड मिलती है, मर्डर का केस और स्टेट जिसमें मृत्यु दंड मिलती है, स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, ऑफेंस होता है, उसको छोड़ के, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु इज कंपेल्ड बाय टू डू बाय इट थ्रेट्स विच इट द टाइम ऑफ डूइंग इट reasonably causes the apprehension that instant death to the person will otherwise be consequence, provided that person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of the harm to himself short of instant death place himself in a situation by which he became subject to such concern। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को थ्रेट दिया गया कि तुमको ये ऐसा करना है, उसके माथे पे मतलब समझ लीजिए बंदूक रख दिया गया, और बंदूक रख के उसको कंपेल किया जा रहा है कि वो मर्डर और स्टेट के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसमें मृत्यु दंड, उसको छोड़ के अगर कोई भी काम करने के लिए कंपेल किया जा रहा है और उसको रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो गोली मार देगा, क्योंकि माथे पे बंदूक रखा हुआ है, तो इंस्टेंट डेथ का उसको थ्रेट है, अप्रीहेंशन है, तो उसके उस सिचुएशन में अगर वो कोई काम करता है जिस पे वो थ्रेट है, जिसको कंपेल किया गया है, वो व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और एक्सेप्शन इसका क्या है, मर्डर छोड़ के और स्टेट के अगेंस्ट कोई भी क्राइम कर रहा है जो पनिशबल बाई डेथ है, उसको छोड़ के अगर दूसरा कोई काम कर रहा है तो उस केस में वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बिटेन जॉइंस अ गैंग्स ऑफ dacoits knowing their character is not entitled to the benefit of this exception on the ground that of his having been compelled by his to do anything that is offense of by law। Explanation 2 क्या है, a person seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to do thing which is an offense by law, for example Smith compelled to take his tools and to force the door of the house for dacoits to enter and plunder it, is entitled for the benefit of this exception। तो वही कहा है कि अगर कोई डर से गैंग ऑफ डेकोइट में ज्वाइन कर लेता है तो वो इस एक्सेप्शन का मतलब इस एक्सेप्शन को नहीं ले सकता है, वो खुद ही वो उससे जुड़ जा रहा है, अगर वो नहीं जुड़ेगा तो उसको पीटा जाएगा ऐसा कुछ। लेकिन अगर उसको इंस्टेंट डेथ का जो अगर थ्रेट है, तब अगर वो ऐसा कार्य कर रहा है तब वो एक्सेप्शन ले सकता है। सिर्फ पिटाई का ये सब का रहे तो उसमें नहीं होता है, उसमें एक्सेप्शन नहीं ले सकते हैं। इंस्टेंट डेथ का होना ज़रूरी है, इंस्टेंट डेथ का थ्रेट होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब आते हैं सेक्शन 33 में। सेक्शन 33 क्या कहता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अब कोई भी काम से कोई छोटा मोटा हार्म होता है, कोई छोटा मोटा हानि पहुंचता है, तो उस केस में वो ऑफेंस होगा कि नहीं होगा। तो इसमें सेक्शन 33 जो है पहले सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी था, ये क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट इज कॉज्ड और दैट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इज नोन टू लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन सच हार्म। अब इसमें क्या कहा है कि कोई भी ऑफेंस नहीं है कि उससे लग रहा है कि इससे कोई जो कार्य है वो इंटेंडेड टू कॉज हार्म, और उसे लग रहा है कि कोई भी कार्य कोई भी हार्म हो सकता है या कोई भी हार्म करना चाहता है,
और वो हार्म इतना छोटा है, स्लाइट है, कि वो एक ऑर्डिनरी सेंस का जो लोग है, जो जो प्रूडेंट पर्सन है, वो जानते हैं कि ऐसा करने पर कोई भी आदमी कंप्लेन नहीं करता है। जैसे किसी को थोड़ा सा ऐसे मार दिया हल्के से सर पे, या थोड़ा सा थप्पड़ ऐसे गाल छू दिया, तो ऐसे में लगता है कि ये कंप्लेन करने लायक केस नहीं है, तो उस केस में ये ऑफेंस नहीं होगा। इसका एक लीगल मैक्सिम है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका मतलब लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्रिपल्स, मतलब छोटा मोटा काम के लिए लॉ कोई अकाउंट नहीं लेती है, कोई ध्यान नहीं देती उतना। इसका केस है इन बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा वर्सेस काली सिंह। बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा वर्सेस काली सिंह 1976 का केस है। इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हार्म क्या होगा, हार्म को डिफाइन किया था। तो सेक्शन 95 तो पहले आईपीसी का था, जो कि अब सेक्शन 33 हो गया है। उसमें बोला था कि हार्म क्या होगा, तो हार्म इंक्लूड्स फाइनेंशियल लॉस होता है, रेपुटेशन का लॉस होता है, मेंटल वरी जो होता है, एंड एप्रीहेंशन मानसिक चिंता जो होता है, मेंटल वरी, एंड एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी, ऐसा डर लग रहा है कि कोई भी प्रकार का इंजरी हो सकता है, विच कैन नॉट बी रीजन ऑफ द कंप्लेंट टू पनिश द एक्यूज्ड, वो हार्म के अंदर में इंक्लूड करेगा आएगा। इन भाग्यान दास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर 2019 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड की थी कि कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ द डिस्क्रिशन टू रिजेक्ट द प्ली ऑफ बार्गेनिंग और कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस इन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड वेयर एन ऑफेंस हैज ए सोशल इम्पैक्ट इवन इफ ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। इसमें बोला था कि इस जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ, उसके उनके पास डिस्क्रिशन है कि वो प्ली ऑफ बार्गेनिंग को रिजेक्ट करे या कंपाउंड जो हो जाता है, मतलब कंपाउंड कर देते हैं केस को, वो डिस्क्रिशन कोर्ट ऑफ लॉ के पास है कि वो करते हैं कंपाउंड या नहीं करते हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं 34 टू सेक्शन 44, ये प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड सेक्शंस है। उस सेक्शंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। अगर आपको अच्छा लगे आप इस वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।